एवं प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्र के बारे में। इसके पहले वाले अध्याय में हम लोग राज्य के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोग अब राष्ट्र के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दोनों को मिलाकर राष्ट्र और राज्य के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं। राष्ट्र राज्य जान चुके हैं, अब देखते हैं राष्ट्र क्या होता है। देखिए, राष्ट्र या नेशन, अंग्रेजी में इसको नेशन शब्द बोला जाता है। लैटिन शब्द के नेफेउ शब्द से लिया गया है। कुछ फॉर्मेलिटीज आप लोग की हम पूरी कर देते हैं, जो कि आप लोगों को लिखने के लिए आसानी होगी। जैसे आपको जो बता रहे हैं ये चीजें, ठीक है। देखिए, राष्ट्र या नेशन शब्द लैटिन भाषा के या लैटिन शब्द के नेफियू शब्द से लिया गया है। लैटिन में नेफियू शब्द का अर्थ होता है जन्म या जाति से। अधिकांश लोगों में राष्ट्रीयता की भावना स्वयं में विद्यमान होती है। जिस भूभाग पर लोग जन्म लेते हैं, बसते हैं, उसे अपना राष्ट्र मानते हैं। राष्ट्र में लोग मिलजुल कर एकता की भावना से बने रहते हैं। ये तो राष्ट्र की अवधारणा हो गई, ठीक है। लेकिन वास्तव में राष्ट्र, राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता वो क्या है, या किसको हम कह सकते हैं राष्ट्र है, और किस व्यक्ति को हम राष्ट्रवादी कहते हैं। तो राष्ट्र शब्द देखा जाए तो ये फिर भावनाओं से जुड़ा हुआ है। आगे हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। पहले परिभाषाएं हैं, कुछ विद्वानों ने अपने आकार में अपने तरीके से इसे परिभाषित किया है। जैसे पहला परिभाषा है, लॉर्ड ब्राइस ने कहा है, राष्ट्र की राष्ट्रीयता है, राष्ट्र वह राष्ट्रीयता है जिसने अपने आप को स्वतंत्र रखने वाली राजनीतिक संस्था के रूप में संगठित कर लिया है। बर्गेस ने क्या कहा है, राष्ट्र भौगोलिक एकता वाले एक ही क्षेत्र में निवास करने वाली केवल एक ही नस्ल की जनसंख्या है। ब्लमफली ने क्या कहा है, राष्ट्र ऐसे मनुष्यों का समूह है जो विशेष तौर पर भाषा और रीति रिवाजों द्वारा एक ऐसी साझी सभ्यता से जुड़े हैं जो उनमें एकता की भावना और विदेशियों से भिन्नता की भावना पैदा करती है। ठीक। अब उपरोक्त परिभाषाओं को अगर ध्यान में रखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्र ऐसे लोगों का समूह है जो जाति, धर्म, भाषा, रीत रिवाज, इतिहास आदि के साझे के कारण आपस में जुड़े हुए हैं, जिसका साझा सभ्याचार, जिनके अंदर मनोवैज्ञानिक सद्भाव की भावना विकसित हुई है, जिनके पास अपनी निश्चित मातृभूमि हो, राजनैतिक रूप से स्वतंत्र हैं या जो स्वतंत्र होने को उत्सुक हैं। ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो जो राष्ट्र की भावना होती है, राष्ट्र है क्या चीज। जैसे राज्य है, कुछ सीमाओं से बंधा होता है। राज्य के कुछ निश्चित तत्व होते हैं, जैसे हम आपको कल बताए थे, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, एक निश्चित जनसंख्या हो और एक विधिसम्मत गवर्नमेंट हो। ठीक है। ये तो राज्य के बारे में हो गया, प्रमुख 3 तत्व। और राज्य को शक्तिशाली बनाने वाली बात आ जाए तो संप्रभुता शब्द को जोड़ दिया जाता है, जिसमें राज्य अपने अंदर और बाहर के कार्यों में आजाद हो जाता है या फ्री माइंड हो जाता है। जैसे कहते हैं हम ना भाई, अगर हम एक राज्य को राज्य, कमजोर राज्य तब कहेंगे जब उसकी जो है अपनी इच्छा से अपने राज्य में अपने नागरिकों पर शासन न करने पाए, तो उसको हम कमजोर राज्य कहेंगे। ठीक है। राज्य वो भी है, लेकिन राज्य को एक संप्रभु राष्ट्र, संप्रभु राज्य का दर्जा तब दिया जाता है जब 4 तत्व होते हैं जो हम कल पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो वो तो राज्य के तत्व हो गए हैं जिसे हम कल पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर राष्ट्र की भावना आती है। मित्रों, एक बात आपको हम उदाहरण के तौर पे बता दें, राष्ट्र वह चीज है जो मनुष्य के अंदर हृदय की भावनाओं से पैदा होता है। यानी हम भले चाहे जहां भी रहे, लेकिन अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम जो भी हमारा होगा वो सिर्फ हमारे राष्ट्र के लिए ही होगा। अब राष्ट्रीय भावना से प्रेरित, जैसे चाहे जाति को आधार मान लिया जाए, चाहे धर्म को आधार मान लिया जाए, तो अगर एक जाति को लेकर ही अगर किसी राज्य या कोई अलग से कोई एक भावना जन्म लेती है कि ये हमारा राष्ट्र है या ये राष्ट्रीयता हमारी भावना है, तो उसको हम कहते हैं राष्ट्र। चलिए शुद्ध वर्डों में आपको हम बता दें कि देखिए, राष्ट्र का मतलब से आप लोग सुने होंगे, ये राष्ट्रवादी गवर्नमेंट है, ये व्यक्तिवादी गवर्नमेंट है। तो कहने का मतलब, जब हम अपने हितों से ज्यादा ऊपर अपने देश के हितों को मानते हैं, अर्थात अपनी खुफियों का त्याग कर देते हैं अपने देश के लिए, तो हम ये अपने आप को मानते हैं। वैसे भी हम लोग ये मानते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। ठीक है।
जैसे कहते हैं ना प्रेम की परिभाषा, प्रेम की वास्तव में परिभाषा क्या है? अपने प्रेमी की खुशी के लिए ही कार्य करना, अपनी प्रेमी को खुश रखना सदा, यही है वास्तव में प्रेम। ठीक है, तो उसी तरह राष्ट्र को अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर मानना ही राष्ट्रवाद है। तो चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग और देख लेते हैं, तो हम इसको और क्लियर कर देते हैं। राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाले तत्व, जैसे सामान्य नस्ल या जाति, एक ही नस्ल और एक ही जाति के बीच उत्पन्न राष्ट्रीय भावना। जैसे आज के समय में जो राष्ट्र की भावना जो पैदा हो जाती है, भाई तो कहते हैं कि ये हमारी जाति है, ये हमारा वर्ग है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा क्षेत्र है। ठीक है, तो हम अलग से अपने इन सभी चीजों को ध्यान में अंदर रखकर अपने अंदर जो राष्ट्र का भाव पाल लेते हैं, या अपने अंदर जो अपने क्या बोलते हैं वर्ग के विकास के बारे में या उसके बारे में हम एक नए राष्ट्र की कल्पना कर लेते हैं। कि जैसे हम छोटी सी बात मान लेते हैं, हम एक हिंदू हैं, तो हम ये मानते हैं कि ये हमारा जो राष्ट्र होगा हिंदू राष्ट्र है। तो हिंदू राष्ट्र जो होगा उसके प्रति हमारा जो प्रेम होगा, अंदर का जो प्रेम, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, तो वो जो प्रेम होगा वो राष्ट्र की भावना से प्रेरित होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि कोई एक अलग व्यक्ति अलग धर्म हो, किसी का अलग धर्म हो तो अपने जाति अपने धर्म पे आधार भी, भाई हम लोग एक साथ में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, एक राज्य के अंदर रखते हैं, तो हमें अपने राज्य के से जो विशेष लगाव हो जाता है, राज्य की उन्नति के लिए अगर हम कोई कार्य करते हैं, हमारा राष्ट्र, जैसे कहते हैं ना, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, फान ने इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। तो जहां जान जाने वाली बात आ जाती है, जहां हम अपने राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं राष्ट्र, राष्ट्रीयता की भावना। ठीक है, अब चलिए उदाहरण के तौर पर हम आपको बता देते हैं। जैसे रुकिए थोड़ा सा हम इसको आगे बता देते हैं, तो उसके बाद समझाएंगे, ताकि उसके बाद आपको कुछ समझाना सेफ ना रहे। ठीक, देखिए राष्ट्रीय भावना को विकसित करने वाले जो तत्व हैं वो इस प्रकार है। सामान्य नस्ल या जाति, एक ही नस्ल और एक ही जाति के बीच उत्पन्न राष्ट्रीय भावना। लेकिन एक चीज इसमें यह भी ध्यान देना है, अगर जाति व्यक्तिगत हितों के ऊपर, अगर राष्ट्र के हितों के ऊपर अगर अपना व्यक्तिगत हित भारी हो गया, तो समझ लीजिए वो राष्ट्रीयता की भावना हमारे अंदर नहीं है। सामान्य भाषा, एक भाषी व्यक्तियों के बीच उत्पन्न राष्ट्रीयता की भावना। भौगोलिक एकता, यानी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के बीच उत्पन्न राष्ट्रवाद। सामान्य धर्म, धर्म के आधार पर उत्पन्न राष्ट्रवाद। आम इतिहास, ऐतिहासिक मान्यताओं की प्रेरणाओं से उत्पन्न राष्ट्रवाद। सामान्य राजनीतिक आकांक्षाएं, सामान्य राजनीतिक उद्देश्य के आधार पर उत्पन्न राष्ट्रवाद की भावना। सामान्य हित, सार्वजनिक हित एवं हितों की समानता के आधार पर उत्पन्न राष्ट्रवाद। सामान्य संस्कृति, सभ्यता, रीत रिवाज, सामाजिकता, रहन सहन, पहनावा आदि की समानता के आधार पर उत्पन्न राष्ट्रवाद। मित्रों अब एक एक चीज हम आपको थोड़ा सा समझाते जाएंगे। जैसे मान के चलिए सामान्य नस्ल जाति, एक ही नस्ल एक ही जाति, तो इसमें होता क्या है कि जब मनुष्य अपने नस्ल अपनी जाति के लिए अगर कोई कार्य उनको ऊंचा उठाने के लिए कार्य करता है, तो वहां उनके अंदर जो है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, व्यक्तिगत स्वार्थ आड़े नहीं आना चाहिए। यानी अपना प्राण बचाने के लिए आप जो है पीछे मत भागिए। ठीक है, जैसे कहा जाए हिंदू ब्रिगेड, यादव ब्रिगेड, ये ब्रिगेड, तो यहां पर उनके अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना जागेगी खुद, कि हम अच्छे से अच्छा कार्य करें, राष्ट्र के लिए अच्छा से अच्छा गौरव हासिल करें, भले हम रहे या ना रहे, लेकिन कम से कम ये रहे कि इतिहास में हमारा नाम हो। जैसे राजपूतों के लिए कहा जाता है कि राजपूत पीठ कभी नहीं दिखाते थे, तो कुछ भी हो तो राजपूतों का नाम अगर दिमाग में आता है, तो ये लगता है हम लोगों को खुद ही कि एक राजपूत ऐसा होता था जो अपने प्राणों की परवाह किए बगैर अपने शरणागतों की रक्षा भी करता था, और अपने जो है कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाता था, यानी कभी जो है मर जाता था लड़ते हुए, लेकिन कभी जो है हार नहीं मानता था। ठीक है, तो ये नस्ल जाति के आधार पर हो गया। अब जैसे सामान्य भाषा, जैसे कहा जाता है ना, अगर किसी एक ब्रिगेड को भेज दिया जाए और उसमें उसी जाति के लोगों को भेज दिया जाए या उसी धर्म के लोगों को भेज दिया जाए, तो उनमें अपना एक अलग जज्बात होता है उस कार्य को करने का, करके दिखाने का, ताकि आने वाले समय में उनका नाम ऊंचा बना रहे।
ऐसे राजपूतों में भी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिनमें यही नहीं माना जाता कौन श्रेष्ठ है, माने की बात छोड़िए, निर्णय ही नहीं हो पाया। चलिए देखिए, सामान्य भाषा हो गया, एक भाषी व्यक्तियों के बीच उत्पन्न राष्ट्रीयता की भावना। तो इसमें जो है देखा जाए हिंदी भाषी, यानी हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, अर्थात हिंदी भाषियों का एक अलग से एक जज्बा जगता है कि ये लोग ऐसे हैं, इनका स्वभाव ऐसे होगा। जैसे कहते हैं पहले अगर होता है इलाहाबादी आ गए हैं, ठीक है, तो इलाहाबादी का नाम आते ही लगता है ये सबसे नंबर 420 इलाहाबादी ही माने जाते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि सब 420 ही होते हैं, या हम ये भी नहीं कहते कि हर देश में रहने वाला हर व्यक्ति देशभक्त होता है। मित्रों, इसका एक उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, जब भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी, आप एक बात आप दिमाग से सोचिए, उस समय भारत को खतरे में डालने वाले कितने भारतीय थे। कहने का मतलब मेरा, क्रांतिकारी हमारे, चाहे ये नरम दल वालों को ले लिया जाए चाहे गरम दल वालों को ले लिया जाए, गिने चुने मुट्ठी भर थे, लेकिन अंग्रेजों को शक्ति प्रदान करने वाले ना जाने कितने व्यक्ति पुलिस में थे, कितने जो है व्यक्ति फौज में थे, अंग्रेजी फौज में, और अंग्रेज उन्हीं फौजियों के दम पर, उन्हीं भारतीय फौजियों को अपनी सेना में भर्ती करके अपना पैसा तनख्वाह दे के, तनख्वाह कहीं बाहर से नहीं देते थे, अभी लोगों के यहाँ से जो लूटते खफोड़ते थे वहीं से देते थे, थोड़ा बहुत दे देते थे। तो कहने का मतलब, मेरा कहने का अर्थ यही है कि भारत में क्या उस समय सभी राष्ट्रवादी ही थे या आज ही सभी राष्ट्रवादी हैं? नहीं, कभी ना तो सभी रहे हैं, ना कभी सभी होते हैं, ना कभी ऐसा होता है। हाँ, ये चीज़ हम कभी देखते हैं कि जहां हम लोगों की संख्या कम होती है वहां थोड़ा सा अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए हम लोग आपस में अलग जाति के हैं, अलग क्षेत्र के हैं, अलग जो है धर्म के हैं, अलग वर्ण के हैं, तो वहां जो है हम लोग अपने आप को समेट के एक इकट्ठे हो लेते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें, ठीक है। जहां पर जिनकी संख्या ज्यादा होती है वहीं पे व्यक्तिगत स्वार्थ भी सामने आ जाता है। चलिए, जैसे भौगोलिक एकता, निश्चित क्षेत्र में निवास करने वालों के बीच उत्पन्न राष्ट्रवाद, ठीक है। जैसे ये होता है, ये यूपी वाले हैं, ये एमपी वाले हैं भैया। अब यहाँ पर अगर कंपटीशन की भावना आ जाए तो यहाँ पर रहेगा कि एक दूसरे को ये भी एक दूसरे के प्रति या सॉरी अपना जो है एक अलग से अपना एक अभिमान स्वाभिमान के साथ जो कोई अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे तो वो जो है यानी दिखाने का प्रयास करेंगे या फिर एक गौरवपूर्ण कार्य करेंगे कि भाई यूपी वाले हैं, अर्थात दिमाग में एक सबके लहर बन जाए कि यूपी वाले बड़े बहादुर होते हैं, एमपी वाले हैं बड़े बहादुर होते हैं, हरियाणा के बच्चे हैं, माना जाता है हरियाणा वाले बच्चे बहुत ताकतवर होते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि भौगोलिक एक निश्चित क्षेत्र में अगर निवास करने वाले लोग हैं तो उनके अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना जागृत रहती है। चलिए, हमारे गांव का है, कहते हैं ना हमारे गांव का नाम होगा अगर हम कोई चीज जीत के लाते हैं तो वहां पर जो भावना विद्यमान होती है तो वो है राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रवाद हम उसी को कहते हैं जो कुछ कर दिखाने के लिए होता है, अपने विशेष वर्ग, अपने विशेष धर्म, अपने विशेष जातियों को नाम को ऊंचा बनाए रखने के लिए या अच्छे से अच्छा कार्य करने के लिए। तो इसी तरह राष्ट्र के अंदर भी राष्ट्रीयता की भावना इन सभी तत्वों से प्रभावित होती है, चाहे विशेष जाति का होगा, विशेष धर्म का होगा, एक निश्चित क्षेत्रीय होगा, ठीक है। सामान्य धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई माना जाता है कि ये जो भी होगा ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र के नाम पर हर भारतीय गर्व करने लगता है कि हमारा हिंदू राष्ट्र है। अब हिंदू राष्ट्र के नाम पर हम भले ना गर्व कर पाए क्योंकि हम लोगों का राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष हो गया, ठीक है। अब जहां पर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो जाए तो वहां पर कौन सा राष्ट्रवाद सामने आता है? वो होता है सामान्य हित, ठीक है। सामान्य राजनीतिक आकांक्षाएं और सामान्य हित, यानी अपने राष्ट्र के हितों के लिए अपना हर चीज कुर्बान कर देना, यानी राष्ट्र हित सर्वोपरि माना जाए, अपनी राजनीतिक उद्देश्यों के आधार पर अपने जो है अपने आप को कुर्बान करना, ठीक है। तो ये चीजें एक प्रकार से राजनीतिक में भी आता है और हितों में भी सामान्य हितों में भी आता है। तो ये होती है राष्ट्रवाद की भावना, ठीक। रीत रिवाज, सामाजिकता, रहन सहन, पहनावा, भाई ये बात सत्य है कि अगर रीत रिवाज संस्कृति अगर मेल खाती है तो उन्हीं में नजदीकी बढ़ेगी। एक प्रकार से होता है नजदीकी बढ़ना, ठीक है। वास्तव में अगर जो है एक राज्य हो या एक राष्ट्र के अंतर्गत अगर एक वर्ण हो
यानी एक वर्ण में भी अगर देखा जाए तो कुछ स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग ना हो, तो वास्तव में अगर जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानने की भावना होगी, वही होता है वास्तव में राष्ट्रवाद। और वही भावनात्मक जो अभिव्यक्ति होती है वो राष्ट्रीयता की होती है। और जिन लोगों के अंदर ये भावनाएं व्याप्त हो जाती हैं, वो जिस देश में भी रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, उनके अंदर अपने देश के प्रति एक राष्ट्रीयता की भावना विद्यमान रहेगी। उनके अंदर लगेगा कि हम भले यहाँ हैं लेकिन हमारा राष्ट्र ये है। हमारे आज जैसे देखा जाए, इजराइल राज्य भले नष्ट हो गया था, इजरायली यहूदी भले चारों तरफ बिखर गए थे, लेकिन उनके अंदर एक जज्बात, एक राष्ट्रीयता की भावना उनके अंदर मौजूद थी। जैसे ही इजराइल को एक छोटा सा क्षेत्र जो है मिला, वैसे ही सभी संपूर्ण यहूदी जाकर वहाँ पर बस गए और अपने जो है क्षेत्र की रक्षा के लिए चारों तरफ से मुस्लिम राष्ट्रों से भारी, चारों तरफ से घिरे होने के कारण भी आन बान शान के लिए वो जो है हमेशा लड़ते रहे और कभी जो है वो पराजित नहीं हुए, क्योंकि जान हथेली पर लेकर अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए हर समय वो डटे रहे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं राष्ट्र की परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी कि वास्तव में राष्ट्र है क्या चीज। अब राष्ट्र और राज्य में अंतर क्या होता है आप देख सकते हैं। राज्य के 4 निश्चित तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। इसके बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राष्ट्र के निर्माण के लिए इन सब की कोई आवश्यकता नहीं। देख सकते हैं मित्रों, राज्य के 4 निश्चित तत्व हैं: जनसंख्या, भूमि, सरकार, संप्रभुता, आपको जो कल पढ़ा चुके हैं। लेकिन राष्ट्र के लिए इन तत्वों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्र जो है राष्ट्रीयता की भावना हृदय में वास करती है। ठीक है, राष्ट्र के निर्माण के लिए धर्म, भाषा, रीति रिवाज, इतिहास एवं भावनाएं आदि की साझे की आवश्यकता है। इनमें से मात्र एक ही तत्व अगर विद्यमान है तो भी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। राज्य एक राजनीतिक संगठन होता है तथा राष्ट्र एक भावनात्मक एवं आध्यात्मिक संगठन होता है। ठीक, तो एक प्रकार से आप देख सकते हैं, उसी तरह जो एक पुजारी होता है ना, वो मंदिर में जाने के, अगर पुजारी अगर शुद्ध रूप से ईश्वर का भक्त नहीं है तो मंदिर में जाने के बाद भी वो ढोंग विद्या ही करके आएगा। लेकिन वास्तव में जिसके अंदर भगवान से प्रेम है, अल्लाह से प्रेम है, तो चाहे जहां भी रहेगा वो अपने ईश्वर के प्रति हर समय उसके ध्यान में मग्न रहेगा। उसको किसी से कोई मतलब नहीं, ना किसी मंदिर की जरूरत है, ना किसी मस्जिद की जरूरत है। बिल्कुल इसी तरह है वास्तव में भगवान के सच्चे भक्त को ढोंगी व्यक्ति मंदिर में जाने के बाद भी ढोंग करके आएगा, और सच्चा भक्त जो है वो अपने अंदर अपने हृदय को ही मंदिर बनाकर रखेगा, उसके अंदर भी भगवान को हर समय व्याप्त करा के रखेगा। तो यही अंतर है राष्ट्र और राज्य में। आगे देख सकते हैं, राज्य के अंत के साथ राष्ट्रों और राष्ट्रीयता का अंत नहीं होता। किसी राज्य की संप्रभुता की समाप्ति के साथ राज्य समाप्त हो जाता है, लेकिन राज्य की समाप्ति के बाद भी राज्य का अंत नहीं होता। जिस प्रकार इजराइल के यहूदियों का अंत इजराइल के अंत के बाद भी नहीं हुआ। जैसे मानते हैं अगर भारत में हम राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं, किसी दूसरे ने हमारे पर कब्जा कर लिया तो भले हमारा राज्य गुलाम हो जाए, लेकिन हमारी आत्मा उसकी गुलाम नहीं बनेगी। हम लोग राष्ट्रवादी माने जाएंगे, क्योंकि भारत में वही व्यक्ति गुलाम थे जो अंग्रेजों की नौकरी करते थे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की बात आप ले लीजिए, उन्होंने कभी अपने आप को अंग्रेजों का गुलाम नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं आजाद हूं, अर्थात उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है, राष्ट्र के लिए मरने के लिए भी तैयार थे। वे हमारे सभी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी हैं जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए राष्ट्र के लिए हफ्ते हफ्ते फांसी पर चढ़ गए। यानी राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर राष्ट्र के लिए अपना तन मन धन सब जो है कुर्बान उन्होंने कर दिया। जैसे यहूदियों का उदाहरण हमने आपको दिया ही है। अगला है राज्य के लिए भूमि की आवश्यकता है, जबकि राष्ट्र के लिए भूमि की कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय भावना का विस्तार राष्ट्र की सीमाओं के बाहर भी हो सकता है। जैसे कभी कभी होता है ना कि हमारे जो चाहने वाले हैं, हमारे हिंदुस्तान से जो प्रेम करने वाले हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो बाहर से भी हमें सहायता और मुहैया करा देते हैं। अरे भाई, हमें क्या गरज पड़ी है किसी को पैसा देने की? पैसे से प्रेम किसी को कम नहीं होता। लेकिन हाँ, उनके अंदर ये राष्ट्र की राष्ट्रवाद की भावना व्याप्त है कि उनको जो है भले ही कहीं पर हो, लेकिन उनको प्रेम जो है भारत से है। ठीक है,
अगला है, राष्ट्र के लिए संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और इसके लिए जरूरी भी है। जब कोई राष्ट्र, राज्य के लिए संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण है और जरूरी भी है, लेकिन जब कोई राष्ट्र संप्रभुता प्राप्त कर लेता है तो वह राज्य बन जाता है। जैसे 1857 की क्रांति राष्ट्रीयता का प्रतीक थी, क्योंकि राष्ट्रीय जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी भारतीयों के अंतर्गत, वही भावनाएं 1857 की क्रांति के रूप में पैदा हुई। जबकि आज़ादी के बाद जब भारत को संप्रभुता मिल गई, भले उस समय आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन राष्ट्रीयता वे सभी व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय भावनाएं मानी जाएगी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया और अंत में जो भाग लेते लेते अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ठीक है। जबकि आज़ादी के बाद भारत राज्य बन गया। राज्य इसलिए बन गया कि अब संप्रभुता मिल गई, अपना निश्चित गवर्नमेंट बन गई हमारी, नेहरू जी आ गए, नेहरू चच्चा वो जो है अपनी इच्छा से सारा कार्य करना शुरू कर दिए भाई, तब तो हो गई गवर्नमेंट की स्थापना। अगला है, राज्य के पास दंड देने की शक्ति होती है भाई, क्योंकि राज्य के पास शक्ति इसलिए होती है कि बहुत से व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना नहीं होती, स्वार्थों की भावना होती है, उसी में अपराध भी करते हैं, राष्ट्र की कानून का उल्लंघन भी करते हैं। लेकिन राष्ट्रीयता स्वयं में पैदा होती है, ना तो इनको दंड की जरूरत होती है, वो ऐसा कोई कार्य करेंगे ही नहीं कि उनको दंड देने की जरूरत पड़े। हाँ, राष्ट्र हितों से प्रेरित होकर वो कभी कभी ऐसा लग सकता है कि ये अपराध कर रहे हैं। ठीक है। इस प्रकार संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि राज्य का अस्तित्व निश्चित तत्वों पर आधारित होता है, लेकिन राष्ट्र का अस्तित्व भावनात्मक और आध्यात्मिक एकता पर आधारित होता है। मित्रों, अब थोड़ा सा हम आपको वैसे जानकारी आपको हम दे देते हैं, जहां राष्ट्र और राज्य की बात आ जाए, राष्ट्र और राज्य की बात आ जाए तो राष्ट्र में हम एक प्रकार से कह सकते हैं, आप देख रहे हैं, आपने इतिहास में भी आपने पढ़ा होगा, हर देश में रहने वाला, देश में राष्ट्रवादी भी रहते हैं, स्वार्थी भी रहते हैं। अंग्रेजों को शक्ति भारतीयों से ही प्राप्त होती रही और इन्हीं भारतीयों में मुट्ठी भर क्रांतिकारी जन्म लेकर वो अंग्रेजों को बाहर खदेड़ते रहे। आपने एक चीज और भी गौर किया होगा, पहले के जो राजा वर्ग होते थे, जो राजा वर्ग अंग्रेजों के सामने आए राष्ट्रवादिता का नाम लेकर, अपने आप को आज़ादी का नाम लेकर, अंग्रेजों का जिन्होंने विरोध किया, उनको अंग्रेजों ने मिट्टी में मिला दिया। उस हर राजतंत्र को उन्होंने नष्ट कर दिया जो अंग्रेजों के सामने आए। आज के जो गिने चुने राजा हैं, जो अंग्रेजों की सहानुभूति और दया पर जीते रहे, अंग्रेजों की चमचागिरी, चापलूसी, गुलामी करते हुए, चाहे जो आप कह सकते हैं, वही राजतंत्र आज जो है बचे हुए हैं। अब चाहे जैसे इन्होंने अपनी सुरक्षा की होगी, ठीक है, वही राजतंत्र आज जीवित है, वही अपने आप को राजा साहब कहते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार राष्ट्र, राज्य, राष्ट्र जो है, राष्ट्र की भावना एक राष्ट्रीयता से संबंधित होती है जिसमें देश प्रेम परिलक्षित होता है, जबकि राज्य जो है, राज्य में रहने वाला राज्य का नागरिक होता है, चाहे उसके अंदर देश प्रेम हो तो ना हो तो। ठीक है। राज्य के निश्चित तत्व होते हैं भाई, एक निश्चित क्षेत्र में जो निश्चित जनसंख्या रह रही है, जिसके अंतर्गत विधिसम्मत एक सरकार बनी हुई है, सरकार अपने अंदर और बाहर के कार्यों में स्वतंत्र है, हो गया राज्य की स्थापना। हमारे राज्य का क्षेत्रफल इतना है, हमारी जनसंख्या इतनी है, हमारा क्या बोलते हैं वातावरण इस प्रकार है, भूमि की बनावट ऐसी है, चाहे जो भी हो, ठीक, हमारी गवर्नमेंट ये है, हम अपने अंदर और बाहर के कार्यों में स्वतंत्र हैं। लेकिन राष्ट्र वो व्यक्तिगत हृदय की भावना है। ठीक, क्योंकि राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने का जो दायित्व होता है वो सबके अंदर नहीं होता। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है, थोड़ा मामला उलझन भरे शब्दों में लगता है, तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।